हेलो बच्चों, आज हम अपने इस व्याख्यान के माध्यम से पश्चिम भारत के शक क्षत्रप और इसके अंतर्गत आज हम महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम शकों का जो मूल निवास स्थान कौन सा था, वो मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया से कौन सी वो परिस्थितियां थी जिनके कारण मध्य एशिया से वो भारत में प्रवेश उनका हुआ, और यहाँ पर शक शासकों की कौन कौन सी शाखाएं थी। साथ में ही उत्तरी भारत के जो शक क्षत्रप थे जो कि तक्षशिला में और मथुरा में बस गए थे या वहां के शासक बने। साथ में ही पश्चिम भारत के जो शक क्षत्रप थे और जिसके तहत हम चस्टन और रुद्रदामन के संदर्भ में भी अध्ययन करेंगे। शकों के विषय में हमारे पास जो जानकारी के जो स्रोत हैं या सोर्सेज हैं वो हैं चीनी ग्रंथ, जैसे कि सुमा चेन का शीको, पान कु द्वारा लिखित शियन हांशु और फाने कृत हाउ हांशु। ये ऐसे चीनी ग्रंथ हैं जिनके से हमें शक इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम शकों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानें तो शक मध्य एशिया के मूल निवासी थे और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया में यह वो समय था जब बहुत भारी उथल पुथल हो रही थी। और चूंकि जो शक जाति थी यह लड़ाकू जाति थी और ये यहाँ के जो मूल निवासी थे ये आपस में ही लड़ रहे थे, और जिसके लिए इन्हें अपनी नई जो जगह है उसकी तलाश के लिए बाहर निकलना पड़ा। और इसी प्रक्रिया में जो युएची जाति है जो कि कुषाण थे, उनसे ये पराजित होकर शकों को अपना जो मूल स्थान है सर दरिया वहां को छोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा। इनकी जो कुछ शाखाएं हैं वो इधर उधर भटकी और उसके बाद इन्होंने भारत में प्रवेश करने का निश्चय किया। अगर हम शकों के भारत में प्रवेश के संदर्भ में बात करें तो चीनी लेखकों या लेखों से हमें ये पता चलता है कि दक्षिण दिशा में जो शक थे वो कीपिन में बस गए थे। इस कीपिन का जो समीकरण है वो कुछ इतिहासकार कपिशा के साथ करते हैं, और जबकि कहने का तात्पर्य है कि जो शकों की एक नहीं बल्कि दो शाखाओं ने भारत में प्रवेश किया। एक जो शाखा थी वो सई बेग कहलाई, और सई बैग शकों की वह शाखा थी जिसके जो अधिपति थे वो मुरुंड उपाधि धारण करते थे। और दूसरी जो शाखा थी यह सिंधु की घाटी के दक्षिण मार्ग से होकर यहाँ पर आई थी, और भारत में आने से पहले ये लोग ईरानी प्रभाव से प्रभावित थे। अब हम बात करते हैं शकों की। भारत में जब ये बसे तो ये दो तरह के या दो प्रकार के जो शक शासक हुए, जैसे कि उत्तरी भारत के जो शक शासक हैं जो कि तक्षशिला में और मथुरा में मुख्यतः यहाँ पर इन्होंने शासन किया। जबकि जो पश्चिम भारत के जो शक शासक थे उसमें छैरात वंश के शक शासक और कार्दमक वंश के जो शक शासक हैं वो प्रसिद्ध रहे। तो अभी हम बात करते हैं कि तक्षशिला के शक शासक वो कौन कौन से थे। मार्शल के अनुसार भारत में जो सबसे पहला जो शक राजा था वो मावेश था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और उसने भारत में कश्मीर और पंजाब का जो पश्चिमी प्रदेश है और गांधार है उस पर अपना अधिकार कर लिया था, और उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। उसने विभिन्न प्रांतों में क्षत्रपों की नियुक्ति की थी। मावे जिसको कि मोए भी कहा जाता है, उसके बाद एजेज शासक हुआ, और एजेज के प्रथम के बाद एजेज द्वितीय ने शक शासक के रूप में शासन किया, और एजेज द्वितीय के बाद एजिलिसेज ने शासन किया। अगर हम बात करें कि तक्षशिला के शक शासकों का क्या योगदान है तो उन्होंने भारतीय शासन व्यवस्था में क्षत्रप शासन पद्धति का प्रचलन किया था, और उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में अपने क्षत्रप या गवर्नर नियुक्त किए थे। ये जो क्षत्रप होते थे वो अपने उत्तराधिकारियों के काल में क्षत्रप वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए, और स्वतंत्र होने के बाद ये स्वयं को क्षत्रप या महाक्षत्रप कहते रहे।
तो क्षत्रप का अर्थ होता है अपने प्रांताधिपति या अपने प्रांत का गवर्नर। तक्षशिला के ये जो शक शासकों के अलावा शकों की जो एक शाखा है वो मथुरा के शक क्षत्रप कहलाई। और मथुरा के जो शक क्षत्रपों के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वो मथुरा सिंह शीर्षक पर प्राप्त अभिलेख से प्राप्त होती है। यहाँ के जो क्षत्रप थे उनमें हमें हंगाम और हंगामश के बारे में जानकारी मिलती है वहाँ की मुद्राओं से। उसके बाद राजूवूल नाम के जो राजा था या शक राजा था, उसने मथुरा का वह राजा बना। और मथुरा सिंह शीर्षक अभिलेख में सबसे पहले इसी के नाम के साथ महाक्षत्रप शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि वह एक स्वतंत्र शासक था। और उसके बाद राजूवूल का जो दूसरा पुत्र था सोडास, वो पहले क्षत्रप और उसके बाद वह महाक्षत्रप बना। और जो मथुरा के जो क्षत्रप वंश है उसका जो अंत है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कनिष्क ने के द्वारा अपने राज्यकाल के आरंभ में ही कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों की। और पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों में दो वंश प्रसिद्ध हैं। एक तो छैरात वंश के क्षत्रप। छैरात वंश के क्षत्रपों में भूमक और नहपान प्रमुख शासक हुए, जबकि जो दूसरा वंश था वो था कार्दमक वंश के शक क्षत्रप, और जिसमें कि चस्टन और रुद्रदामन प्रथम प्रसिद्ध शक शासक हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों में छैरात वंश के क्षत्रपों के विषय में। पश्चिम भारत में शकों के छैरात वंश ने अपना राज्य कायम किया था। और नहपान का जो दामाद है ऊसवदात, वो भी स्वयं को शक कहता है। और इस वंश में जो दो मुख्य शासक हुए हैं वो है भूमक और नहपान। भूमक की जानकारी के लिए हमारे पास मुद्राएं हैं। उसका कोई भी अभिलेख हमको प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी जो मुद्राओं की जो प्राप्ति का जो स्थल था उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसने गुजरात, काठियावाड़ और मालवा के प्रदेशों पर उसका अधिकार था। और संभवतः पश्चिमी जो राजपूताना है या सिंध है वो भी उसके राज्य में शामिल था। अगर हम बात करें नहपान की, तो छैरात वंश का यह सबसे प्रतापी क्षत्रप था। और पेरिप्लस ने इसका जो नाम बताया है वो मेम्बेरस के नाम से इसको समीकृत किया है। और जैन साहित्य परंपरा में नहपान का नाम 8 गुहा अभिलेखों में भी मिलता है। और इनमें से जो 6 गुफाएं हैं वो नासिक के पास मिली हैं, और एक कार्ले के निकट और एक जुन्नार के निकट मिली है। इन अभिलेखों में अभिलेख संख्या 41, 42, 45 और 46 की जो तिथियां दी गई हैं, किंतु यह पता नहीं चलता है कि ये जो तिथियां हैं वो किस संवत की तिथियां हैं। नहपान का राज्य उत्तर में अजमेर तक फैला हुआ था, और साथ में ही इसमें काठियावाड़, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक और पूना के जिले भी थे। इसमें अनेक ऐसे भी क्षेत्र शामिल थे जो कि सातवाहनों के राज्य में भी थे। तो इससे कहा जा सकता है कि नहपान ने सातवाहनों को पराजित करके उनसे वो प्रदेश छीन लिए थे। और नासिक का जो गुहा लेख है या गुफा लेख है, उसमें अवश्य नहपान के जो दामाद है ऊषवदात द्वारा अपने मित्र उत्तम भद्रों की मालव आक्रांताओं की विरुद्ध सहायता करके उन्हें खदेड़ने का हमें उल्लेख मिलता है। अगर हम नहपान की राजधानी की बात करें तो नहपान की जो राजधानी थी उसको भड़ौच माना जाता है। नहपान के सिक्कों पर उसकी जो उपाधि है हमको राजन मिलती है। नासिक अभिलेख में उसे क्षत्रप कहा गया है, और 46 तिथि का उसके मंत्री अयम का अभिलेख उसे महाक्षत्रप कहता है। कहने का तात्पर्य है कि वो 46 तिथि में वह स्वतंत्र शासक बन गया था और उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली थी। अगर इन तिथियों को शक संवत की तिथि माने तो वह 119 और 124 के बीच में उसके द्वारा शासन किया गया होगा। नहपान की सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजय से छैरात वंश है उसका अंत हो गया था। क्योंकि हमें गौतमीपुत्र की जो माता है गौतमी बलश्री, उसके नासिक अभिलेख में उसे छैरात वंश को मूल रूप से नष्ट करने वाला कहा गया है।
इसी प्रकार से जो जोगलथम्बी मुद्रा भांड है उसमें नहपान की गौतमी पुत्र द्वारा अपने नाम से पुनः मुद्रित मुद्राओं के प्रचलन से भी हमें यह स्पष्ट होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा नहपान को पराजित किया गया था। अब हम बात करते हैं कार्दमक या चस्टन वंश के क्षत्रपों के विषय में। तो चस्टन इसका मुख्य क्षत्रप था और पश्चिम भारत में क्षयरात वंश के समान ही एक अन्य शक वंश कार्दमक या चस्टन वंश का उदय हुआ था और इसके विषय में हमें जानकारी अंधो अभिलेख से होती है। चस्टन ने के नाम से ही इस वंश को चस्टन वंश भी कहा जाता है। चस्टन का जो वंश था वो शक जातीय था और चस्टन के राज्य में जूनागढ़ और गुजरात शामिल था जहां से उसकी मुद्राएं मिली हैं। पेरिप्लस के अनुसार उज्जैन उसकी राजधानी थी। पुष्कर से चस्टन के जो पुत्र था जयदामन उसकी मुद्राएं मिली हैं और शकों की शासन प्रणाली की एक मुख्य जो बात थी कि शक शासक सामान्यतः अपने पुत्रों को अपने राज्यकाल में ही सह शासक या छत्रप बना दिया करते थे, क्योंकि जब चस्टन महाक्षत्रप हो गया तो उसने अपने जो पुत्र है जयदामन उसको छत्रप बना दिया था और जल्दी ही जयदामन को महाक्षत्रप बना दिया गया और उसके स्थान पर चस्टन ने अपने पुत्र रुद्रदामन को छत्रप नियुक्त कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने छत्रप और महाक्षत्रप की जो प्रणाली है या शासन व्यवस्था है उसको पूरी तरह से लागू कर दिया था, जिससे कि अब उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो शासन कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें। अब हम बात करते हैं महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम और उसकी उपलब्धियों के विषय में। तो रुद्रदामन भारतीय इतिहास में महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात है और अंधो अभिलेख से हमको रुद्रदामन के द्वारा अपने पितामह चस्टन के साथ राजा की समानी उपाधि के साथ राज्य करने का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन की हमें कुछ चांदी की मुद्राएं भी मिली हैं जिसमें कि उस पर उसे महाक्षत्रप की उपाधि से विभूषित किया हुआ मिलता है। अगर हम उसके राज्य विस्तार की बात करें तो अंधो अभिलेख से कच्छ प्रदेश में चस्टन और रुद्रदामन दोनों ही संयुक्त रूप से शासन करने का हमको उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उसकी जूनागढ़ प्रशस्ति के अनुसार उसके द्वारा उसके जो राज्य है उसमें निम्नलिखित प्रदेश शामिल थे। सबसे पहले आकर तथा अवंती का प्रदेश जो कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा थे, अनूप निवृत्त नर्मदा नदी पर स्थित महिष्मती का प्रदेश, आनर्त द्वारका के आसपास का भूभाग, सौराष्ट्र, स्वयंभ्र और मरु, ये साथ में ही कच्छ, सिंधु सोबीर, कुकुर, अपरांत और निषाद। इससे पता चलता है कि इसमें बहुत से भाग को गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्य में भी ये शामिल थे जिन्हें निश्चय ही रुद्रदामन ने किसी सातवाहन जो राजा है उसको पराजित करके जीता होगा। जूनागढ़ प्रशस्ति में रुद्रदामन के द्वारा दक्षिणापति सातकर्णी को 2 बार युद्ध में हराने का हमको उल्लेख मिलता है, लेकिन इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है कि चूंकि वह उसका निकट संबंधी था इसलिए उसने निकट संबंधी होने के कारण उसको छोड़ दिया था। यह जो दक्षिणापति कुछ इतिहासकार उसको वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी मानते हैं। कन्हेरी अभिलेख से हमें यह संकेत मिलता है कि कार्दमक वंश के किसी महाक्षत्रप की पुत्री से वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी का विवाह हुआ था और इस आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि यह जो महाक्षत्रप है वो रुद्रदामन था। सुई बिहार अभिलेख के अनुसार सिंधु एवं सोबीर पर कनिष्क का अधिकार था, अतः निश्चय ही रुद्रदामन ने इसे कनिष्क के किसी उत्तराधिकारी से जीता होगा। इसी प्रकार से योध्य गणराज्य ने उत्तर में रुद्रदामन को चुनौती दी होगी क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख है उसमें उसे योद्धियों से भी लड़ना पड़ा था, इस तरह का हमको उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं प्राप्त की थी। रुद्रदामन का जो साम्राज्य है वो कई प्रांतों में बटा हुआ था जिनमें उसने अमात्यों को नियुक्त किया हुआ था।
सौराष्ट्र के अमात्य सुविशाख का उल्लेख हमको जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अगर हम रुद्रदामन का मूल्यांकन करें उसके व्यक्तित्व का, तो जूनागढ़ प्रशस्ति से रुद्रदामन के व्यक्तित्व के साथ साथ उसके कृतित्व पर भी प्रकाश पड़ता है, क्योंकि वह युद्ध विद्या में प्रवीण था, कुशल प्रशासक था, राजनीति का भी श्रेष्ठ ज्ञाता था, साथ में ही वो व्याकरण, संगीत और न्याय विषयों का भी ज्ञाता था, साथ में ही वह साहित्य प्रेमी था और वह अनावश्यक हिंसा का विरोधी था। सोने चांदी से उसका खजाना परिपूर्ण था, परंतु उसने कभी भी प्रजा से धर्म विरोधी या धर्म उत्पीड़न के द्वारा कर वसूलने का प्रयास नहीं किया, ना ही उसने किसी भी प्रकार की बेगार ली, लेकिन स्वेच्छा से जो दान जनता के द्वारा दिया जाता था उसके से उसका राजकोष भरा रहता था। तो इस आधार पर हम उसको एक प्रजा हितैषी लोक परोपकारी राजा के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से ही रुद्रदामन की लोक मंगल के प्रति निष्ठा का भी प्रमाण मिलता है। उसने प्रसिद्ध जो सुदर्शन झील है जो कि गिरनार की पहाड़ियों में बनी हुई थी, उसकी मरम्मत करवाई थी स्वयं अपने खर्चे से। तो ये उसके लोक परोपकारी महाक्षत्रप होने का हमारे पास हम एक उदाहरण है, जिससे पता चलता है कि उसने झील के का जो बांध है जो कि अतिवृष्टि के कारण टूट गया था, जिसके कारण सारा पानी बह जाता था, लेकिन उसने अपने स्वयं के खर्चे से उस झील के बांध का की मरम्मत कराकर जनता को एक उपहार प्रदान किया। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख है कि उसने प्रजा पर कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जो कि प्रजा को किसी भी प्रकार से दुखी करता हो या उसके हितों का की अनदेखी करता हो।